नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी के खास प्रोग्राम आईपीओ अड्डा में। आज ज्वेलरी सेक्टर में एक बार फिर से आईपीओ की चमक दिखाई देने वाली है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ सोने हीरे की नहीं बल्कि ग्रोथ, प्रॉफिट और वैल्यूएशन की होगी। एक तरफ है प्रायोरिटी ज्वेल्स करीब 91 करोड़ 50 लाख का आईपीओ, 190 रुपए से 200 का प्राइस बैंड और करीब 13.9 गुना का पोस्ट आईपीओ। दूसरी तरफ है दीपा ज्वेलर्स, जिसका आईपीओ 250 करोड़ के फ्रेश इशू के साथ आ रहा है और कंपनी के फाइनेंशियल्स नंबर्स खासा ध्यान भी खींच रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिवेन्यू करीब 1928 करोड़ जबकि प्रॉफिट करीब 105 करोड़ रुपए रहा। लेकिन असली सवाल यह है कि दोनों ज्वेलरी कंपनियां, दोनों का आईपीओ, तो निवेशक किसकी चमक पर दांव लगाए? क्या प्रायोरिटी ज्वेल्स की वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव है या दीपा ज्वेल्स की तेज प्रॉफिट ग्रोथ 56% आरओई और 52% आरओसीई इसे ज्यादा मजबूत दावेदार बनाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आईपीओ की चमक सिर्फ ज्वेलरी में है या निवेशक के पोर्टफोलियो में भी देख सकती है? प्रायोरिटी ज्वेल्स बनाम दीपा ज्वेलर्स की पूरी पड़ताल करेंगे, बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, रिस्क और लिस्टिंग पोटेंशियल के साथ। और एक्सपर्ट से पूछेंगे सीधे सवाल, इन दोनों में किस आईपीओ में ज्यादा दम? तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज का खास एपिसोड आईपीओ अड्डा। ज्वेलरी सेक्टर में एक साथ दो आईपीओ जो कि इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचते दिखाई दे रहे हैं, प्रायोरिटी ज्वेल्स और दीपा ज्वेलर्स। एक तरफ प्रायोरिटी ज्वेल्स का 91 करोड़ 50 लाख का आईपीओ, जिसकी प्राइस बैंड 190 रुपए से 200 रुपए के आसपास रखी गई है और आईपीओ 28 अगस्त से 1 सितंबर तक खुलेगा। और दूसरी तरफ दीपा ज्वेलर्स, जिसका आईपीओ 1 से 3 सितंबर तक खुलेगा और इसमें 250 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू शामिल है। दोनों ज्वेलरी बिजनेस से आते हैं, लेकिन दोनों की ग्रोथ स्टोरी और फाइनेंशियल प्रोफाइल में काफी डिफरेंस है। सबसे पहले साइज की बात, प्रायोरिटी ज्वेल्स करीब 91 करोड़ 50 लाख जुटा रही है जबकि दीपा ज्वेल्स 250 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू ला रही है और इसके अलावा करीब 1 करोड़ 18 लाख के शेयर्स का ऑफर फॉर सेल भी है। यानी कैपिटल रेस के लिहाज से दीपा ज्वेल्स का इशू काफी बड़ा है। आईपीओ की अगर तारीखों की बात करें तो प्रायोरिटी ज्वेल्स का आईपीओ 28 अगस्त से 1 सितंबर तक खुला रहेगा और टेंटेटिव लिस्टिंग इसकी 4 सितंबर है। वहीं दीपा ज्वेलर्स 1 सितंबर से 3 सितंबर तक रहेगा और सब्सक्रिप्शन के लिए भी खुलेगा और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग 8 सितंबर को होगी। यानी दोनों आईपीओ में कुछ दिनों का ओवरलैप भी रहेगा। अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए कौन सा आईपीओ आसान होगा? प्रायोरिटी ज्वेल्स में लोट साइज की बात करें तो 75 शेयर्स हैं और अपर प्राइस बैंड 200 रुपए पर और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए बनता है। वहीं दीपा ज्वेलर्स का प्राइस बैंड अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अभी तय नहीं किया जा सकता। वहीं अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो उसमें भी फर्क है। चलिए समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। प्रायोरिटी ज्वेल्स मुख्य रूप से डायमंड, स्टडीड गोल्ड और प्लैटिनम फाइन ज्वेलरी को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सेल करती है। वहीं दीपा ज्वेलर्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के रिटेल और होलसेल ट्रेडिंग बिजनेस में है। यानी प्रायोरिटी की पहचान मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिजाइन से ज्यादा है जबकि दीपा का फोकस रिटेल और होलसेल नेटवर्क पर है। अब अगर कस्टमर नेटवर्क की बात करें तो प्रायोरिटी ज्वेल्स के पास 200 से ज्यादा कस्टमर है और इसकी मौजूदगी 21 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज तक है। कंपनी 13 देशों को एक्सपोर्ट भी करती है। वहीं अगर दीपा ज्वेलर्स का बात करें तो उसका नेटवर्क 13 स्टेट्स में है और 1 यूनियन टेरिटरी में है, जहां 373 कस्टमर, 47 ज्वेलरी रिटेल चेन्स और 326 स्टैंड लोन स्टोर्स शामिल हैं इसके अंदर। अब अगर रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू के मामले में दीपा ज्वेलर्स काफी आगे है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में दीपा की टोटल इनकम करीब 1927 करोड़ 73 लाख रही और प्रायोरिटी ज्वेल्स की फाइनेंशियल ईयर 2026 में टोटल इनकम 539 करोड़ 3 लाख रही। यानी रिवेन्यू स्केल में भी दीपा ज्वेलर्स लगभग 3.6 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में दीपा ज्वेलर्स का पैट करीब 104 करोड़ 89 लाख रहा जबकि प्रायोरिटी ज्वेल्स का पैट 17 करोड़ 65 लाख था। यानी एब्सोल्यूट प्रॉफिट में दीपा काफी आगे है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट का आकार देखना काफी नहीं होता, प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न रेशियोज भी देखने होते हैं।
ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। किसकी ज्यादा दिलचस्प दिखाई देती है? प्रायोरिटी ज्वेल्स का पैट फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7 करोड़ 15 लाख से फाइनेंशियल ईयर 2026 में बढ़कर 17 करोड़ 65 लाख हुआ और दूसरी तरफ दीपा ज्वेलर्स का पैट फाइनेंशियल ईयर 2024 के 24 करोड़ 35 लाख से 2026 में 104 करोड़ 89 लाख पहुंचा। यानी दोनों में ग्रोथ मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन दीपा की प्रॉफिट एक्सपेंशन काफी ज्यादा तेज रही है। अब चलिए बीटा मार्जिन पर भी नजर डालें कि कौन सा आईपीओ मजबूत है। यहां मुकाबला थोड़ा बदल जाता है। दीपा ज्वेलर्स का फाइनेंशियल ईयर 2026 बीटा मार्जिन 7.60% रहा, जबकि प्रायोरिटी ज्वेल्स का फाइनेंशियल ईयर 2026 बीटा मार्जिन 6.24% था। इस पैमाने पर भी अगर देखें तो दीपा ज्वेलर्स आगे है। वहीं अगर पैट मार्जिन की बात करें तो पैट मार्जिन में भी दीपा ज्वेलर्स 5.44% पर है, जबकि प्रायोरिटी ज्वेल्स का फाइनेंशियल ईयर पैट मार्जिन 3.27% था। यानी रेवेन्यू को नेट प्रॉफिट में बदलने की क्षमता के लिहाज से दिए गए फाइनेंशियल ईयर 2026 आंकड़ों में दीपा काफी मजबूत दिखाई देता है। अब आरओई में आते हैं। आरओई में भी बड़ा अंतर जो है वो अब दिखाई देता है और सबसे बात करें दीपा ज्वेलर्स का फाइनेंशियल ईयर 2026 आरओई 56.4% रहा, जबकि प्रायोरिटी ज्वेल्स का फाइनेंशियल ईयर 2026 आरओई 14.49% था। यानी कि कैपिटल पर रिटर्न के मामले में भी दीपा की तस्वीर काफी मजबूत यहां पर नजर आ रही है। अब बात करते हैं आरओसी को। अगर इसको भी देखें तो दीपा ज्वेलर्स का फाइनेंशियल ईयर 2026 आरओसी 52.08% है, जबकि प्रायोरिटी ज्वेल्स का फाइनेंशियल ईयर 2026 आरओसी 25.36% है। इस आंकड़े पर भी गौर करें तो दीपा ज्वेलर्स आगे निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन एक्सपर्ट से ये जरूर पूछना होगा कि क्या दीपा के ये हाई रिटर्न रेशियोज लंबे समय तक सस्टेनेबल रह सकते हैं, क्योंकि अगर बात अब यहाँ पर डेप्थ की जाए कि डेप्थ में किसकी बैलेंस शीट बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि ये भी एक तस्वीर का पहलू है। प्रायोरिटी ज्वेल्स का डेप्थ टू इक्विटी रेशियो करीब 0.474 था, जबकि दीपा ज्वेल्स का 0.47। इस आधार पर भी देखा जाए तो दीपा की लीवरेज पोजीशन बेहतर दिखाई देती है। प्रायोरिटी ज्वेल्स का पोस्ट आईपीओ करीब 13.9 गुना है और ज्वेलरी सेक्टर के उपलब्ध आईपीओ कंपैरिजन में ये सेक्टर एवरेज के करीब थोड़ा नीचे है। वहीं दीपा ज्वेल्स की बात करें तो उसका प्राइस बैंड अभी सामने नहीं आया है, इसलिए उसका पीई निकालना संभव नहीं है। यही दोनों आईपीओ के बीच सबसे अहम मिसिंग पीस दिखाई देता है। अब ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो कौन ज्यादा बड़ी ग्रोथ स्टोरी दिखाता है? अगर ये सवाल हो कि स्केल और करंट प्रॉफिटेबिलिटी में कौन आगे होगा तो दीपा ज्वेलर्स स्पष्ट रूप से मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि छोटे बेस से ग्रोथ और इंटरनेशनल एक्सपोजर किसमें ज्यादा दिलचस्प है तो प्रायोरिटी ज्वेल्स की कहानी भी ध्यान देने लायक है। यानी यह मुकाबला सिर्फ कौन बड़ा है का नहीं, बल्कि ग्रोथ की क्वालिटी और वैल्यूएशन का है। सेक्टर में अगला बड़ा दावेदार अब कौन होगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में ज्वेलरी आईपीओ में निवेशकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। ऐसे में प्रायोरिटी ज्वेल्स और दीपा ज्वेलर्स में से कौन कंपनी आने वाले सालों में ज्वेलरी सेक्टर का बड़ा नाम बनने की ज्यादा क्षमता रखती है? ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। इसमें
जिसमें आज हमारा साथ देंगी कमला जी, जो कि एसएमसी से हैं, आप सीनियर एसोसिएट हैं। कमला जी, स्वागत है आपका आईपीओ अड्डा में। कमला जी, आज हम दो आईपीओ लेके आए हैं ज्वेलरी सेक्टर से, जो दोनों ही आईपीओ ज्वेलरी सेक्टर से आते हैं। तो हालांकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि दीपा और प्रायोरिटी ज्वेल्स दोनों ही आईपीओ में से सबसे पहले फर्स्ट इंस्टांस में आपको कौन सी कंपनी लगती है कि आने वाले सालों में ज्वेलरी सेक्टर का बड़ा नाम बनने की ज्यादा कैपेसिटी रखती है? क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे और इस समय पर हम देख रहे हैं कि ज्वेलरी सेक्शन में बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, तो फिलहाल अभी रडार पर ये दो आईपीओज हैं, तो इन दोनों आईपीओज में आपको सबसे बेस्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? हाँ, देखिए, मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि इनकी बिजनेस का पैटर्न क्या है। दोनों B2B ज्वेलरी कंपनीज है और दोनों के पास रिटेल स्टोर्स नहीं है, यानी कि रिटेल स्टोर्स के तरफ से हिसाब से नहीं चलती, लेकिन दोनों का बिजनेस मॉडल काफी अलग है। हाँ। हम देखेंगे वहीं की प्रायोरिटी ज्वेल्स जो है, ये मुंबई बेस्ड इन हाउस मैन्युफैक्चरर है, जो लाइट वेटेड डायमंड स्टडेड गोल्ड और प्लेटिनियम डेली वेयर ज्वेलरी पर वो ज्यादा फोकस्ड है। MIDC और स्पीड में इसके अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और FY 26 के करीब आधी सेल्स ये एक्सपोर्ट से आई है इस कंपनी में। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दीपा ज्वेल्स जो है हैदराबाद बेस्ड डिजाइनर प्रोसेसर है, जिनका कोर फोकस 22 कैरेट की हॉलमार्क प्लेन गोल्ड ज्वेलरी में है, जिसके FY 26 के सेल्स में है वडानाम की हिस्सेदारी 42% और CNC बैंगल्स यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल बैंगल्स की हिस्सेदारी 31% रही है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग लार्जली ये इनके पास 41 कारीगर है और उन पर निर्भर है ना। स्केल में देखा, अगर हम देखते हैं स्केल में, तो दीपा स्पष्ट रूप से आगे है। FY 26 में इसका रेवेन्यू भी एक लगभग 2000 करोड़ वाला और पैट लगभग 105 करोड़ रहा, जबकि प्रायोरिटी की रेवेन्यू में 540 करोड़ के आसपास और पैट इसके सिर्फ 18 करोड़ रहा। इसलिए आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में बड़ा और व्यापक B2B ज्वेलरी प्लेयर बनने की क्षमता दीपा में ज्यादा दिखती है, खासकर क्योंकि इसके स्केल ग्रोथ है और साउथ इंडिया के ब्राइडल गोल्ड सेगमेंट में मजबूत पोजीशनिंग भी है। प्रायोरिटी की स्ट्रेंथ अलग है, डिजाइन कैपेबिलिटी है, ओन मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपोर्ट एक्सपोजर है। ये एक प्रॉफिटेबल निश्चय प्लेयर बन सकती है, लेकिन सेक्टर लीडर बनने के लिए अभी इसका काफी ज्यादा स्केल और अर्निंग ग्रोथ हासिल करनी होगी। ओके, तो दीपा ज्वेलर्स की अगर बात करें कमला जी, अब थोड़ा आंकड़ों से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के 24 करोड़ से बढ़कर 26 में करीब 105 करोड़ पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि ये शानदार ग्रोथ है, और या फिर इसमें लो बेस का कोई बड़ा योगदान है? क्योंकि इन्वेस्टर को इस ग्रोथ को किस नजरिए से देखना चाहिए दीपा के केस में? देखिए, दोनों बातें साथ साथ चलती है ना। दीपा का पेट FY 24 में 24 करोड़ से बढ़कर FY 25 में 40 करोड़ के आसपास और FY 26 में 105 करोड़ हो गया है ना। रेवेन्यू भी 1025 करोड़ से लेके 1400 करोड़ के आसपास से लेके अभी 19 करोड़ के पहुंचा है, यानी कि करीब 37% का CAGR की ग्रोथ है। इससे प्रॉफिट का 4 गुना बढ़ना केवल लो बेस का असर नहीं है, सेल्स लगभग दोगुनी हो चुकी है ना, और EBITDA मार्जिन भी 3.5 से बढ़कर 7.6% हुआ है। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम ग्रोथ के साथ मेकिंग चार्जेस और प्रोडक्ट मिक्स में भी काफी इंप्रूवमेंट आया है। लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, रेवेन्यू ग्रोथ हो गई, मार्जिन एक्सपेंशन हो गया और कैश फ्लो, तीनों को देखना चाहिए। FY 26 में रिसीवेबल्स इनके पास 132 करोड़ से बढ़कर 252 करोड़ हो गए और ऑपरेटिंग कैश फ्लो में 15 करोड़ की नेगेटिव रही। इसलिए अर्निंग ग्रोथ मजबूत है, लेकिन उसकी क्वालिटी की अगली परीक्षा वर्किंग कैपिटल और कलेक्शंस में हो गई। लो बेस ने ग्रोथ को जरूर एम्पलीफाई किया है, लेकिन ये केवल ऑप्टिकल इंप्रूवमेंट ही नहीं है। लेकिन कमला जी, अगर इसके ROE पर नजर दौड़ाएं तो वो 56% है, तो ये आपको कितना भरोसेमंद दिखाई देता है ROE? क्योंकि काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इतना हाई ROE लंबे समय तक कायम रह सकता है, या IPO के बाद कैपिटल बेस बढ़ने पर इसमें कमी आ सकती है? इसको किस नजर से देखें? देखिए, दीपा का जो ROE है काफी बेहतर है। ये आकर्षक इसलिए है क्योंकि कंपनी रिलेटिवली कम इक्विटी पर तेजी से इन्वेंट्री रोटेट करती है ना। FY 26 में इसकी इन्वेंट्री सर्कल सिर्फ 18 दिन की रही, लेकिन IPO के बाद ये ROE सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। अगर फ्रेश इशू से मिलने वाली 250 करोड़ का बड़ा हिस्सा इन्वेंट्री में जा रहा है,
और प्री इश्यू के नेटवर्क करीब 238 करोड़ का है, इसलिए इक्विटी बेस लगभग दोगुना हो चुका है। अगर पैट करीब 105 करोड़ के आसपास रहे तो आरओई मैथमेटिकली ये घटकर लगभग 25 से 30% के जोन में आ सकता है। ये अभी भी अच्छा है, लेकिन मौजूदा 56% से काफी नीचे ही रहेगा। इससे अलावा हाई आरओई की सस्टेनेबिलिटी, कारीगर मॉडल हो गई, फास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर और गोल्ड फंडिंग कॉस्ट पर निर्भर रहेगा। प्लान्ड एक्सपेंशन, हायर वर्किंग कैपिटल या महंगे गोल्ड साइकिल से रिटर्न्स नेचुरली मॉडरेट हो सकते हैं। इसलिए 56% का आरओई की पीक मानिए, पर फ्लोर नहीं। ओके। और अगर वहीं दूसरी तरफ हम प्रायोरिटी की को देखें, उसकी ज्वेल्स का आईपीओ करीब 91 करोड़ 50 लाख का है। क्या छोटी कंपनी और छोटी इशू साइज होने की वजह से इसमें तेज ग्रोथ की संभावनाएं आपको ज्यादा दिखाई देती हैं, या फिर छोटे स्केल के कारण रिस्क भी उतना ही ज्यादा दिखाई देता है? इस छोटे आईपीओ को कैसे देखें? देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि प्रायोरिटी ज्वेल्स ये पूरी की पूरी फ्रेश इशू है ना, और यानी कि करीब 45.75 लाख शेयर्स की बात हो रही है। छोटी इशू का एक फायदा ये है कि लिस्टिंग के बाद ये फ्री फ्लोट रिलेटिवली लिमिटेड रहेगा। अगर डिमांड मजबूत रही तो कम फ्लोट की वजह से स्टॉक प्राइस में तेज मूव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी रिस्क भी है। लो फ्री फ्लोटिंग को वॉलेटिलिटी को थोड़ा बढ़ा सकता है। बिजनेस फंडामेंटल्स पर अगर हम नजर डालते हैं तो FI 26 में पैट सिर्फ इसका लगभग 18 करोड़, यानी कि वर्किंग कैपिटल पर इसका ज्यादा है, 148 दिन का है, और डेट इक्विटी 0.74 और है। ऐसे में किसी बड़े कस्टमर या एक्सपोर्ट मार्केट में अगर कोई भी स्लो डाउन का असर दिखता है तो ये सीधा सीधा अर्निंग्स पे को अफेक्ट करेगा। हाँ, स्मॉल बेस होने के कारण परसेंटेज ग्रोथ तेज दिख सकती है। प्रायोरिटी का FI 24 से लेकर अगर 26 का पैट का CAGR करीब हम देखते हैं तो ये 57% है, लेकिन पैट को लगभग 7 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हुआ है। इसलिए ग्रोथ रेट तो इम्प्रेसिव है, मगर बेस बहुत ही छोटा है। इसके मुकाबले दीपा का एब्सोल्यूट प्रॉफिट स्केल काफी बड़ा है। निवेशक को प्रायोरिटी में ग्रोथ पोटेंशियल के साथ लिक्विडिटी कंसंट्रेशन और एग्जीक्यूशन रिस्क को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन कमला जी, अगर हम इसको प्रायोरिटी ज्वेल्स को देखें तो इसके कस्टमर्स में कल्याण ज्वेलर्स, रिलायंस रिटेल, मालाबार गोल्ड्स, ये सब बड़े नाम शामिल हैं। क्या बड़े कस्टमर्स कंपनी की ताकत है, या फिर कस्टमर कंसंट्रेशन भविष्य में ये रिस्क भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है इस आईपीओ के लिए? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ताकत भी है और रिस्क भी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। जहां हमें गेन्स हो सकता है वहां पे रिस्क भी होता है। प्रायोरिटी के कस्टमर बेस में तो हमने देखा कैरेट लेन, कल्याण, रिलायंस रिटेल, TVZ, सैंको और मालाबार जैसे बड़े नाम है ना। FI 26 में हमने इसके टॉप 5 कस्टमर्स करीब 30% और टॉप 10 कस्टमर्स करीब 48 सेल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दीपा के पास भी तो जॉयलुकास, कल्याण, ललिता और TVZ जैसे बड़े कस्टमर है, लेकिन उनका टॉप 10 कंसेंट्रेशन करीब 65% है ना। बड़े ज्वेलर्स ब्रांड के साथ काम करने से क्रेडिबिलिटी और रिपीटेड ऑर्डर्स मिलते हैं, लेकिन B2B में कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे बहुत लंबे नहीं होते। कोई रिटेल चेन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाता है, पेमेंट साइकिल लंबा कर दे या वेंडर बदल दे तो दोनों कंपनीज को टॉप लाइन पर एक ही साल में असर पड़ सकता है। इस लिहाज से प्रायोरिटी का कस्टमर कंसंट्रेशन दीपा से कम है और करीब 49% का एक्सपोर्ट एक्सपोजर है। इससे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। इसलिए बड़े लोगों को मोट नहीं मानना चाहिए। असल मोट तभी होगा जब वो कस्टमर रिलेशनशिप और ऑर्डर्स लंबे समय तक चलेंगे। बिल्कुल। और कमला जी, जैसे कि ये दोनों ही ज्वेलरी सेक्शन से जुड़े हुए हैं और गोल्ड से रिलेटेड हैं, और गोल्ड प्राइसेस में हम देखते हैं कि लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अगर सोने की कीमतों में लंबे समय तक जो है फ्लक्चुएशन बना रहता है और प्राइसिंग जो है ऊपर रहती है, तो इन दोनों कंपनियों में किसके बिजनेस पर आपको लगता है कि ज्यादा असर पड़ सकता है और किसे इसका ज्यादा फायदा मिलता दिखाई दे सकता है? हाँ बिल्कुल, गोल्ड प्राइसेस से तो असर देखो थोड़ा या ज्यादा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दोनों B2B कंपनीज में है और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोल्ड इन्वेंट्री रखते हैं ना, इसलिए रिटेल ब्राइडल ड्रेस का पूरा फायदा इन्हें सीधा नहीं मिलता है। दीपा पर वर्किंग कैपिटल का प्रेशर ज्यादा बढ़ सकता है, खासकर जब वो इन्वेंट्री बढ़ाती है। IPO से करीब 215 करोड़ का इन्वेंट्री में लगाने की योजना भी है। गोल्ड महंगा होने का मतलब ये है कि उसकी क्वांटिटी के लिए ज्यादा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा,
हालांकि दीपा का कम इन्वेंट्री डे साइकिल इस प्रेशर को कुछ हद तक कुशन देता है। इसका बिजनेस मॉडल कारीगर को की मेटल देने और रिटेलर से पेमेंट मिलने के बीच इसकी टाइमिंग पर काफी निर्भर है। उधर देखेंगे तो हम फिर प्रायोरिटी के लिए देखते हैं, तो प्रायोरिटी के लिए महंगे गोल्ड का डिमांड एंगल थोड़ा बेहतर हो सकता है। इसकी लाइट वेट डायमंड स्टड ज्वेलरी में ग्राहक कम गोल्ड वेट वाले पीस को तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ना, लेकिन इसके सामने एक्सपोर्ट एक्सपोजर टैरिफ हो गई, डायमंड प्राइसेस और करीब करीब 145 से लेके 172 देश का वर्किंग कैपिटल जैसे रिस्क है। गोल्ड लोन और हेजिंग इन रिस्क का कम कर सकते हैं पर खत्म नहीं कर सकते। ओके और कमला जी, अगर ये प्रायोरिटी ज्वेल्स की अगर देखें हम, इनके आईपीओ का पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, अगर उस लिहाज से समझे तो प्रायोरिटी ज्वेल्स जो है वो पूरी तरह से फ्रेश इशू ला रही है, जबकि दीपा में फ्रेश भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ में ये देखना कितना जरूरी है कि कंपनी नया पैसा किस काम में लगाएगी और प्रमोटर्स कितना पैसा निकाल रहे हैं, ये कितना अहम होता है? बिल्कुल, हमें देखिए, जब हम आईपीओ के एनालिसिस करते हैं सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि अगर कंपनी आईपीओ लेके आ रही है तो कंपनी उस अमाउंट को कहाँ पे, फंड को कहाँ यूटिलाइज करे ना। हम इस आईपीओ में यहाँ ऐसे समझते हैं कि प्रायोरिटी तो 100% फ्रेश इशू पे है ना। कंपनी की 87 कंपनी को लगभग 92 करोड़ मिलते हैं, जिसमें से 75 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लोन चुकाने हैं। प्रोमोटर इस आईपीओ में शेयर नहीं बेच रहा है ना, और दीपा को 250 करोड़ की फ्रेश है, लूजली 215 करोड़ की इन्वेंट्री के लिए, साथ में प्रोमोटर्स भी 1.18 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं ना, है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 0.50 पर शेयर दिखता है, वो लीगल है लेकिन पैसा कंपनी में नहीं आता है ना। ग्रोथ स्टोरी वही मजबूत है जहां नया पैसा बिजनेस में जाता है। और हाँ जी, ओएफएस का मतलब तो यही हो गया ना कि जो इन्वेस्टर्स थे वो एग्जिट मार रहे हैं। दीपा में दोनों साथ है, एक्सपांशन कैपिटल भी है, प्रमोटर लिक्विडिटी भी है, प्रायोरिटी का यूज ऑफ फिर प्रायोरिटी जो है उसके यूज ऑफ प्रोसीड साफ है, कर्ज घटा रहा है, अपना इंटरेस्ट बेचेगा, है ना। कैपेसिटी का बड़ा कैपेक्स इस पैसे से नहीं आ रहा है। और कमला जी, इस समय हम देख रहे हैं कि दीपा ज्वेलर्स का अभी प्राइस बैंड सामने नहीं आया है, तो जब उसका प्राइस बैंड आने के बाद उसका वैल्यूएशन क्या लगता है कि प्रायोरिटी ज्वेल्स से काफ़ी ज़्यादा अगर निकल जाता है तो क्या बेहतर फाइनेंशियल्स के बावजूद दीपा महंगा आईपीओ बन सकता है क्या यहाँ पर? नहीं, थोड़ा सा महंगा है पर इतना नहीं, मेरे हिसाब से इतना नहीं लगेगा। ये प्रीमियम जरूर, मतलब ये थोड़ा सा लगेगा पर इतना भी नहीं है कि अभी वैल्यूएशन ग्रोथ अब कुछ शामिल नहीं है, लेकिन ये एक्सेसिव भी नहीं दिखेगा मुझे जहां तक लगता है। और जहां ये मतलब दीपा में अच्छी ग्रोथ दिखती है। ठीक है, तो अब एक अगर साधारण इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कमला जी जानना चाहें आपसे कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास 15 से 20 हजार रुपए लगाने का मौका है और दोनों आईपीओ सामने हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रायोरिटी ज्वेल्स या दीपा ज्वेलर्स, दोनों में से कौन सा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लग रहा है अभी? दोनों के अगर इसे देखो, मैं इसमें ना इन्वेस्टमेंट एडवाइस के हिसाब से नहीं लेना, मैं यही बोलूंगी कि छोटे टिकट में लिस्टिंग गेन्स के अर्निंग्स मतलब आकर्षण होती है, लेकिन असली सवाल तो ये बिजनेस, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि बिजनेस क्वालिटी और वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर कोई एक नाम चुनना हो तो अभी इस दौर पे तो मैं यही बोलूंगी कि आप दीपा पे आप जा सकते हो, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप और दूसरी बात कि कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो आपको अपनी रिस्क एपिटाइट के बेस पे ही पैसे लगाना चाहिए मार्केट में। अगर प्रायोरिटी का केस फिर अलग है, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट एक्सपोजर है ना, तो ये मैं यही बोलूंगी कि बड़ा दीपा पे देखेंगे तो बड़े ब्रांड स्ट्रेंथ है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म का वो नहीं है। गोल्ड प्राइसेस बढ़ने पर दीपा की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे भी थोड़ा सा दबाव आ सकता है, इसलिए सिर्फ रेवेन्यू नहीं, मार्जिन और कैश कन्वर्जन भी देखना होगा। तो मैं ये बोलूंगी कि अपनी रिस्क एपिटाइट के ऊपर बेस करके आप आईपीओ पे निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने देखा कमला जी ने जैसे बताया कि प्रायोरिटी ज्वेल्स या दीपा ज्वेल्स में से
थोड़ा उनको दीपा ज्वेल्स ज़्यादा बेटर लग रहा है अपॉर्चुनिटी के बेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी आप रिसर्च के बेस पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद ही कोई डिसीजन लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको किसी आईपीओ में पैसा लगाना या ना लगाने का नहीं, बल्कि ये जानकारी पर्पज से ये एपिसोड है। तो फिलहाल आज के आईपीओ अड्डा में ज्वेलरी मार्केट से जुड़े हुए इन दोनों आईपीओ के विश्लेषण में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए आईपीओ के साथ ठीक शाम 4 बजे। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।